तो आज हम पढ़ेंगे सदिश बीजगणित, ठीक है ना। सदिश बीजगणित को हम अंग्रेजी में बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। तो सबसे पहली बात, पढ़ना किसको किसको है, तो अगर डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में है तब भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि डिप्लोमा वाले लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है वेक्टर पढ़ने में, ठीक है ना, समझे में नहीं आता है। तो हम इतना गारंटी देते हैं, और ये भी दे के ध्यान दीजिएगा कि 12th क्लास वाले भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि सेकंड बुक में भी इसको पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो हम इतना गारंटी दे रहे हैं कि वेक्टर आपको एकदम खत्म करते करते मैंने समझिए कि एकदम याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करें, और इसी में बताएंगे, देखिएगा कि जो विद्युत धारा होती है, देखिए सदिश राशि होता है, अदिश राशि की परिभाषा सब लोग आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम विद्युत धारा में देखते हैं कि भाई उसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, लेकिन वो अदिश राशि क्यों हो जाता है, ठीक है ना। तो हम ये आप वीडियो को देखिए और लास्ट तक देखिएगा, बड़ा आनंद आएगा आपको, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि भाई देखिए सदिश बीजगणित के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है हमको? सदिश बीजगणित। मतलब सदिश का मतलब होता है, अंग्रेजी होता है वेक्टर, माने वेक्टर मतलब सदिश, ठीक है ना। तो अगर हम बोला जाए कि राशियां कितनी प्रकार की होती है, ध्यान समझिएगा। अगर हम बोले कि जो राशियां होती हैं, क्वांटिटीज होती हैं, राशियां, ठीक है। तो राशियां कितनी प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। कई प्रकार की? दो प्रकार की। एक होती है सदिश राशि, सदिश राशि, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। और एगो होती है अदिश राशि, अदिश राशि, यानी इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज। अरे बात सुनिए, हमने बोला कि राशियां कितनी प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक होता है सदिश राशि, और एक क्या होता है? अदिश राशि, यानी वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। सुनिएगा, सबसे पहली बात की सदिश राशि की यूज करते हैं, ठीक है ना। एक क्या होता है? अदिश राशि। तो अदिश राशि में सीधा सीधा बोला जाता है कि सिर्फ जिसमें क्या हो? आपका परिमाण हो। सिर्फ क्या हो? उसका परिमाण। परिमाण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। माने ऐसी राशि जिसमें क्या हो? सिर्फ आपका अगर मैग्नीट्यूड हो, माने परिमाण हो, तो उसको क्या बोलते हैं? अदिश राशि, ठीक है। लेकिन अगर सदिश राशि की परिभाषा दिया जाए, तो सदिश राशि में क्या हो जाता है कि परिमाण यानी मैग्नीट्यूड और प्लस दिशा। परिमाण और प्लस क्या होना चाहिए? दिशा होना चाहिए। अगर ये दोनों है तो उस राशि को क्या बोलते हैं? सदिश राशि। जैसे बल के बारे में बात करें, ठीक है, तो अगर हम बोले सिर्फ कि 5 न्यूटन, अरे बात सुनिए, 5 न्यूटन, सुनिएगा, तो बल में क्या है? 5 न्यूटन, माने कि भाई 5 न्यूटन ऐसे हवा में तो लगाएंगे नहीं, किसी डायरेक्शन में लगाएंगे ना। तो बल क्या होता है? सदिश राशि। लेकिन परिमाण में हम सिर्फ बात करें कि 5, यहाँ पे समझिएगा 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर से आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई हमको कहाँ जाना है? ये तो आपको पता नहीं है, सिर्फ 5 किलोमीटर दूरी हो गया। तो दूरी ये सब क्या होती है? अदिश राशि होती है, ठीक है। अब सुनिएगा, एगो वर्ड होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा में हम देखते हैं कि परिमाण, परिमाण और प्लस दिशा। विद्युत धारा में परिमाण प्लस दिशा दोनों होता है, फिर भी विद्युत धारा को अदिश राशि कहता है। बबुआ अगर इनमें दोनों है तो इसको हम अदिश राशि क्यों कहेंगे? तो समझिएगा, सदिश राशि का एक और ही परिभाषा होता है कि परिमाण प्लस दिशा तो हो, ठीक है, लेकिन यह किसका पालन करना चाहिए? वेक्टर योग के नियम का, वेक्टर योग के नियम का। माने सदिश योग के नियम का अगर पालन करता है तो वो सदिश राशि है, और अगर सदिश राशि के नियम का, सदिश राशि को योग के नियम का पालन नहीं करता है तो वो क्या है? सदिश राशि नहीं है। तो जो विद्युत धारा होता है ना, ये इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, अरे बस सुनने, लेकिन यह सदिश यानी वेक्टर योग के, वेक्टर योग के नियम का पालन नहीं करता है, नियम का पालन नहीं करता है। अरे बस सुनने, और भाई कहानी ये तो समझ में आ रही है कि वेक्टर योग के नियम का पालन करता है तो सदिश राशि होगी, नहीं करता है तो अदिश राशि होगी। लेकिन वेक्टर योग के नियम का है, ठीक है। तो वेक्टर योग के नियम पर थोड़ा सा हम बात करते हैं, ध्यान समझिएगा। वेक्टर योग के नियम के अगर हम बारे में बात करें, बहुत बढ़िया समझ में आएगा कॉन्सेप्ट आपको, ठीक, ध्यान से एकदम दिमाग यही होना चाहिए आपका। वेक्टर योग का नियम माने सदिश योग का नियम भी बोलते हैं, ठीक है ना, सदिश योग का नियम। अरे बात सुनिए, नियम क्या होता है? ध्यान समझिएगा कि अगर हम परिमाण बदल देना किसी भी राशि का, अगर हम परिमाण बदल दे तो अगर दिशा बदल जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं?
वेक्टर योग का नियम। हमने बोला कि परिमाण बदलने से दिशा बदल जाए तो कौन सा नियम कहलाता है? वेक्टर योग का नियम। हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं कि अगर परिमाण को क्या कर दिया जाए? चेंज कर दिया जाए। परिमाण चेंज हो जाए तो क्या हो जाना चाहिए? दिशा भी, माने डायरेक्शन, दिशा भी क्या हो जाए? अगर चेंज हो जाता है तो इस प्रकार के नियम को क्या बोलते हैं? सदिश योग का नियम। माने किसी भी राशि का अगर परिमाण बदल दीजिए तो उसके दिशा भी बदल जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम? सदिश योग का नियम। ठीक है ना? अब सुनिएगा, तो भाई परिमाण योग का तो ये नियम समझ में आ रहा है, तो हम विद्युत धारा में कैसे इस पे लागू करेंगे तो थोड़ा समझिएगा। मान लीजिए कि एगो डायरेक्शन हेने से चल रहा है, ठीक है, एगो हेने मैंने हेने से 5 एम्पियर की धारा आ रही है, हेने से 3 एम्पियर की धारा आ रही है, तो वो हेने रिजल्टेंट कितना मिलेगा? 5 को 3 को 8 एम्पियर की। इनके बीच का कुछ ना कुछ कोण होगा ना, मैंने मान रहे कितना हो गया? थीटा। मैंने θ1 एंगल पे यानी से 5 एम्पियर की धारा आ रही थी, इधर से कितने एम्पियर की धारा आ रही थी? 3 एम्पियर की धारा आ रही थी। ठीक है, अब हम बोले आपसे कि मान लीजिए कि θ1 थोड़ा सा मतलब कि कम दिख रहा है, थोड़ा सा इसको और बढ़ाइए तो हाई कितना हो जाएगा? अब θ2। मान लीजिए कि एक धारा इधर से आ रही है, एक धारा इधर से आ रही है, इधर से भी कितना एम्पियर मान ले रहे हैं? ध्यान समझिएगा, जो वेक्टर योग का नियम होता है ना, थोड़े सा समझिएगा, अगर दिशा को चेंज कर दिया जाए, दिशा चेंज, तो परिमाण क्या हो जाना चाहिए? बदल जाना चाहिए। सॉरी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमने बोला कि हमने परिमाण को ही बोला था पहले, इसका मतलब होता है कि दिशा को बदल दिया जाए तो परिमाण क्या होना चाहिए? बदल जाना चाहिए। ठीक है, दिशा बदले परिमाण भी बदले। ठीक है, बस यही वेक्टर योग का नियम है। ठीक, तो समझिएगा, यहाँ पे थीटा अभी भी हम कितना एम्पियर ले रहे हैं? 5 एम्पियर, है से कितना ले रहे हैं? 3 एम्पियर। तो बताइए 5 एम्पियर और 3 एम्पियर मिलकर कितना एम्पियर धारा जाएगी? 8 एम्पियर का। ठीक है, अब सुनिएगा, अभी तो ये θ1 थोड़ा सा कम था, θ2 और ज्यादा हो गया, थोड़ा सा और θ3 और ज्यादा करते हैं। ठीक है, चाहे थोड़ा सा कम ही कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ये कितना एम्पियर का? θ3। ये कितना एम्पियर की धारा? 5 एम्पियर। इनमें से कितना एम्पियर की? 3 एम्पियर। और यहाँ से कितना एम्पियर की निकलेगी? 5 को 3 को 8 एम्पियर। थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे डायरेक्शन थोड़ा सा कम था, मतलब कि यहाँ पे दोनों के बीच का झुकाव कम था भाई, तो दिशा दोनों की अलग होगी। यहाँ पे दिशा को हमने थीटा बढ़ाया तो दिशा कुछ अलग हो जाएगी, हेजर दिशा कुछ कम हो गया, कम किए तो दिशा कुछ अलग हो जाएगी। तो बबुआ दिशा बदल रहे हैं तो क्या इसका परिमाण जो रिजल्टेंट है ये बदल रहा है? यहाँ पे भी 8 एम्पियर की धारा जा रही थी, हेउजा 8 एम्पियर की धारा जा रही थी, और हेउजा क्या हो रही थी? 8 एम्पियर की धारा। यानी हमने बोला कि वेक्टर योग का नियम ये कहता है कि दिशा बदले तो परिमाण भी बदलना चाहिए, लेकिन हेउजा तो दिशा बदलने पे परिमाण नहीं बदल रहा है, तो इसलिए लिखा जाता है कि जो विद्युत धारा होती है वो सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए विद्युत धारा को किसमें रखा गया है? अदिश राशि की कैटेगरी में रखा गया। कहानी यही समझ में। कुछ लोग बोल देते हैं कि प्रतिबल टेंसर राशि है, विद्युत धारा टेंसर राशि है। वो बट टेंसर राशि में 3 गो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना, परिमाण, दिशा प्लस उसका प्लेन, तो वो अलग चीज है टेंसर राशि। विद्युत धारा टेंसर राशि नहीं है। ठीक है ना, हम वहां पे जब पढ़ाएंगे सोमोम के बारे में बताएंगे तो वहां पे हम आपको बताएंगे फिर से यहाँ पे टेंसर राशि क्या होती है। ठीक, तो कहानी इतना समझ में आई कि सदिश राशि माने परिमाण दिशा के साथ साथ सदिश योग के नियम का पालन भी करनी चाहिए। ठीक है, इनमें क्या नहीं होना चाहिए? परिमाण होना चाहिए। विद्युत धारा में क्या होता है? सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है। कहानी यहाँ तक कोनो समय दिक्कत? आगे बढ़े, सुनिएगा। अब क्या होता है कि भाई सदिश राशि तो हमको पता चल गया। ठीक, तो सदिश राशि हमको तो किसके बारे में पढ़ना है? सदिश बीजगणित माने सदिशों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सदिशों के अगर बारे में पढ़ना है तो सदिश राशि का रिप्रेजेंटेशन माने हमको कैसे प्रदर्शित करना है ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो ध्यान से समझिएगा, सदिश राशि का निरूपण यहाँ पे क्या हो जाएगा? निरूपण माने रिप्रेजेंटेशन, कैसे निरूपित करते हैं। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, सदिश राशि को निरूपित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों के ऊपर, कैपिटल या स्मॉल अक्षरों के ऊपर तीर का चिन्ह लगाकर प्रदर्शित करते हैं। क्या बोला कि इनको अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी एकदम कहानी जैसे याद हो जाएगा आपको। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक है, क्या बोला है? अक्षरों के ऊपर, अक्षरों में क्या हो जाएगा? कैपिटल या स्मॉल, माने छोटका या बड़का के ऊपर किसका चिन्ह लगा करके? तीर का, किसका? तीर का चिन्ह लगाकर क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, हमने बोला कि किसी भी सदिश राशि को किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के ऊपर, वो स्मॉल हो या कैपिटल हो, उसके ऊपर तीर लगा करके प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि इन्हें सदिश हो गया,
ठीक है। मान लीजिए कि हमने इस पे क्या लिखा है, वेक्टर मैंने तीर ऊपर लगा दिया, ठीक है। तो जो यहाँ पे ध्यान समझिएगा, जो तीर की दिशा होगी, तीर तीर की जो दिशा होगी, तीर की दिशा, ठीक है, वो किसको प्रदर्शित करती है, सदिश की दिशा को, सदिश की दिशा को, ठीक है। अब वो कुछ ना कुछ एक लंबाई होगी ना, कौन छोटी लंबाई छोटी होगी चाहे बड़ी होगी, ठीक है ना। तो जो तीर की लंबाई होगी, जो तीर माने कि इसे तीर बना लीजिए, लंबाई होती है, वो किसको प्रदर्शित करती है, उस सदिश के परिमाण को व्यक्त करती है, यानी मैग्नीट्यूड को दिखाती है। हमने बोला कि सदिश राशि को दिखाते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल या स्मॉल अक्षरों के ऊपर तीर लगा करके, ठीक है ना। जो तीर की दिशा होगी वो सदिश की दिशा को, और जो तीर की लंबाई होगी वो सदिश के किसको प्रदर्शित करती है, परिमाण को प्रदर्शित करती है। कहीं अगर इस प्रकार लिखा गया है, मतलब कि ए बी, ठीक है, तो ये क्या शो करेगा कि ए से बी की ओर, क्या हो गया, ए से बी की ओर। अरे बात समझ में, तो ए से बी की ओर, और जो तीर की लंबाई मैंने हेजल से हेजल लंबाई होगी, ये किसको प्रदर्शित करता है, सदिश के परिमाण को। यहां तक कोनो दिक्कत, आगे बढ़े। अब सुनिएगा, सदिश का तो निरूपण हो गया, ठीक है। अब हमको पढ़ना पड़ता है सदिश के प्रकार, सदिश के प्रकार। तो देखिए सदिश बहुत सारे प्रकार के होते हैं, पहले यहाँ पे हेडिंग डाले सदिश के प्रकार, ठीक है। अब प्रकार में माने टाइप्स में क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहला सदिश जिसको बोला जाता है शून्य सदिश, क्या बोलते हैं, शून्य सदिश। तो यहाँ पे यहाँ एकदम लिखते चल रहे हैं, समझाते चल रहे हैं। पहला क्या होता है, शून्य सदिश, इसको अंग्रेजी में क्या बोल देंगे, जीरो वेक्टर। अरे बस सुनने, शून्य सदिश ध्यान से समझिएगा, ऐसा सदिश, देखिए शून्य से क्या पता चल रहा है, माने जीरो, माने ऐसा सदिश अगर जिसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए तो उस सदिश को क्या बोलते हैं, शून्य सदिश। ध्यान से समझिएगा, ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो जाए, शून्य हो, परिमाण क्या हो माने मैग्नीट्यूड क्या हो, शून्य हो, कौन सा सदिश कहलाता है, शून्य सदिश कहलाता है। जिसे समझिएगा हम बोलते कि यहाँ पे लिखा गया है ए वेक्टर ए, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि भाई ए और इसी ए से ये पॉइंट ए हो गया, और यहीं से यहीं की दूरी पूछ रहा है ए का मतलब, तो ये बताइए पॉइंट नुमा कोनो डिस्टेंस होगा, नहीं होगा ना। तो इसका मतलब परिमाण उसका क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये इसका परिमाण क्या हो जाएगा, जीरो। अगर परिमाण जीरो हो जाए तो उस प्रकार के सदिश को क्या बोलते हैं, शून्य सदिश बोलते हैं। कोनो दिक्कत, अगला समझिएगा। अगर हम दूसरे सदिश के बारे में बात करें तो इसको बोलते हैं इकाई सदिश, इकाई सदिश, ठीक है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। और इस समझिए कि इस पूरे वेक्टर चैप्टर का यही हीरो है बउआ। अभी हीरो का इंट्रोडक्शन नहीं किए थे, अभी सब फलाना ठिकाना सब गुंडा उंडा का नाम रियल बताया, ठीक है ना। लेकिन जो यूनिट सदिश, इकाई सदिश होता है, ये फिल्म का हीरो है, ठीक है ना। अब होता क्या है, ध्यान समझिएगा, इकाई सदिश को कैसे निकालते हैं, इसको सबसे पहले बउआ हम इसको कैसे दिखाते हैं, तो किसी भी सदिश के ऊपर कैप लगाकर प्रदर्शित करते हैं। कैसे दिखाते हैं, कैप लगाकर, कैप का मतलब टोपी है, तीर बनाकर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इकाई सदिश को कैसे दिखाते हैं, किसी भी सदिश के ऊपर कैप लगा के प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो मान होता है उस सदिश में उसके मापांक से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। हमने बोला कि किसी भी सदिश का इकाई सदिश कैसे निकालते हैं, तो उस सदिश में उसके मापांक से अगर भाग दे देंगे तो क्या बनेगा, इकाई सदिश। रही बात की बबुआ ही माड, ए का मतलब क्या होता है, मापांक, ठीक है। अगर किसी सदिश का मापांक निकालना हो, जैसे वेक्टर ए का मापांक कैसे दिखाएंगे, तो माड वेक्टर ए, और जो मापांक होता है वो किसको दिखाता है, परिमाण को यानी मैग्नीट्यूड को, ठीक है। तो किसी भी सदिश राशि के अगर हम उसके मापांक से भाग कर दें तो वो जो मिलेगा उसको बोलते हैं इकाई सदिश। और मापांक कैसे निकालते हैं, तो ध्यान समझिएगा, कोनो मान लीजिए कि सदिश ए हो गया, सदिश ए इक्वल टू कितना हो गया, एक्स कैप आई प्लस वाई कैप जे और प्लस जेड कैप के। अब अगर हमको इसका मापांक निकालना है तो माड ए निकालेंगे ना, तो माड ए का जो मान होता है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस कितना होता है, जेड स्क्वायर। मापांक समझ में आया आपको कि कैसे होता है, माड में अंडर रूट में कितना होता है, एक्स स्क्वायर माने आई के गुणांक का वर्ग प्लस जेड के गुणांक का वर्ग प्लस कितना, के गुणांक का वर्ग, ठीक है। तो इकाई सदिश आपको समझ में आया।
इकाई सदिश कैसे निकालते हैं कि उस सदिश में उसके मापांक से भाग दे देंगे। मापांक कैसे निकालते हैं, तो जो आई और जे और के गुणांक होता है एक्स वाई जेड, उसका हम वर्ग करके रूप में निकाल लेते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से हम पूरा किसका निकाल लेंगे, इकाई सदिश। इकाई के सदिश को कैसे प्रदर्शित करते हैं, किसी भी सदिश के ऊपर कैप लगा करके। अरे बस में अब सुनिएगा, इसको मिटाते हैं, लिखते चलिएगा एकदम काफी कलम लेकर के आगे बढ़ते हैं। सुनिए, अगला जो होता है दूसरा क्या था, इकाई सदिश, और तीसरा जो होता है तीसरा सदिश, इसको बोलते हैं समान सदिश। समान सदिश, ठीक है। अब समान सदिश किसको बोलेंगे, सेम वेक्टर बोलते हैं अंग्रेजी में। देखिए, दो को सदिश को अब समान होंगे जब उनके दिशा समान हो जाए और परिमाण भी समान हो जाए। तो ध्यान समझिएगा, अगर दो सदिश ए और बी हो तो समान कब कहलाएंगे, कि जब इनकी क्या हो जाए, इनकी दिशा और प्लस क्या समान हो जाए, परिमाण। तो इस प्रकार के सदिश को क्या बोलते हैं, समान सदिश। माने दिशा भी समान हो जाए और परिमाण भी समान हो जाए, तो इस प्रकार के सदिश को क्या बोलते हैं हम, ठीक है, क्या बोलते हैं, समान सदिश, ठीक है। अब सुनिएगा, ठीक है। तो अगला होता है, अगला क्या है, समान सदिश। थोड़ा सा कुछ अपद्रवी तत्व हो जाते हैं, उला करने लगता है, ठीक है। तो ये समान सदिश क्या किसको कहेंगे, कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों क्या हो जाए, समान हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, समान सदिश। सुनिएगा, अब अगला जो आता है उसको बोलते हैं स्थिति सदिश। स्थिति सदिश, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। स्थिति सदिश का मतलब देखिए, नाम से क्या पता चला कि स्थिति माने किसी भी स्थान को, माने किसी भी अगर एलिमेंट की अगर स्थिति को प्रदर्शित करता है सदिश, तो उसको क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश। स्थिति सदिश का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी द्विमीय ज्यामिति में अगर किसी बिंदु की स्थिति दिखाना हो P, अगर निर्देशांक तल O के सापेक्ष इसकी स्थिति को अगर हम दिखा दें, तो ये क्या कहलाएगा, स्थिति सदिश, ठीक है ना। और इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, O से, माने इस बिंदु का O के, माने P जो है इस O के सापेक्ष कहां पर है, यही प्रदर्शित करना है, क्या कहलाता है, स्थिति सदिश। और इसको कैसे दिखाते हैं, OP से। कैसे दिखाते हैं, OP से। माने किसी भी बिंदु की अगर स्थिति सदिश दिखाना होगा तो उसमें क्या लिख देंगे, O जोड़ देते हैं। मतलब जैसे अगर A का स्थिति सदिश दिखाना होगा तो OA, Q लिख दिया है कहीं, OQ लिख दिया है तो OQ की स्थिति सदिश, ठीक है ना। ऐसे ही R का लिख दिया है तो कैसे लिख देंगे, OR का, माने R की स्थिति सदिश। तो जिसके साथ O लग जाएगा, आप हमेशा समझेंगे कि वो किसको दिखा रहा है, पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश को, ठीक है। कहानी आ रही समझ में। स्थिति सदिश किसे कहते हैं, कि त्रिविमीय ज्यामिति में चाहे द्विविमीय ज्यामिति में किसी बिंदु O के सापेक्ष किसी बिंदु P की स्थिति को क्या बोलते हैं, उस बिंदु की इस पॉइंट की स्थिति सदिश कहते हैं। इसको कैसे दिखाते हैं, OP से, ठीक है ना। अगर किसी भी सदिश के साथ O लग गया है तो वो क्या कहलाएगा, स्थिति सदिश बना देगा। कौन यहां तक दिक्कत, ठीक है। अब अगला समझिएगा, हम ये सब थ्योरी बताते चल रहे हैं ना, कि बिल्कुल आपका क्वेश्चन एक भी नहीं बाहर जाएगा, हम गारंटी लिख करके देते हैं, ठीक है। आप 12th में हो चाहे डिप्लोमा के हो, एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे कि जो नहीं आएंगे, ठीक। तो थ्योरी पहले कंसेप्ट हमारा पूरा क्लियर कर लीजिए, क्वेश्चन तो धुआं कर देंगे, कोनो दिक्कत रह जाएगा। चलिएगा आगे बढ़े, सुनिए। अगला है सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम, माने कि जो वेक्टर योग का जो ट्रेंगल ला होता है, ये नियम होता है। बहुत कंसेप्चुअल आपका ये नियम होता है। आपका ये इसी एक्सरसाइज में नहीं, पहले में नहीं, जब तक वेक्टर समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक इसका नियम का हर जगह उपयोग होता है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान सुनिए। इस नियम के अनुसार, पहले नियम हम लिख दे रहे हैं, इस नियम के अनुसार त्रिभुज के दो क्रमागत भुजाओं का योग, ठीक है, विपरीत क्रम में ली गई
तीसरी भुजा के बराबर होता है। हमने बोला कि त्रिभुज नियम क्या बोलता है कि अभी देखिए नियम सिर्फ लिखे हैं, समझा भी रहे, अभी बहुत बड़े समझाएंगे। हमने बोला कि इस नियम के अनुसार क्या होता है कि त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं का योग, क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली, ठीक है ना, दो क्रमागत भुजाओं का योग विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा के क्या होता है, बराबर होता है। कहानी समझिएगा। मान लीजिए कि कौन ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ए बी और ये क्या हो गया सी। मान लेते हैं इसकी दिशा कितना है, ए से बी की ओर, इसकी दिशा कितना है, बी से सी की ओर, और इसकी दिशा कितना है, सी से ए की ओर। बोला है कि वो त्रिभुज है दो क्रमागत भुजा। क्रमागत भुजा का मतलब देखिए, अगर हई भुजा की बात करें और हई भुजा की बात करें तो क्या हो जाएगी, क्रमागत। अगर इस भुजा और इस भुजा की बात करें तो ये क्या हो जाएगी, क्रमागत। इस भुजा और इस भुजा को माने दो को लगातार भुजा को क्या बोलते हैं, क्रमागत भुजा। सुनिएगा, बोला है कि दो क्रमागत भुजाओं का योग, तो ध्यान से समझिएगा, मतलब कि क्रम से माने ए बी, तो ए से बी प्लस क्या हो जाएगा बी सी, मतलब बी से सी की ओर, ठीक है ना। तो दुगो का तो योग हो गया। बोला है कि विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा के बराबर होता है। यही आपको ध्यान देना है, विपरीत क्रम। देखिए ए से बी की ओर चले, बी से सी, सी से अब ए की ओर चलना चाहिए ना, लेकिन विपरीत क्रम क्या हो जाएगा, ए से सी की ओर, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी। कहानी आ रही समझ में। दो का योग विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा के क्या होता है, बराबर। ऐसे ही बोलिएगा, अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो बी सी, ठीक, प्लस कितना होगा, बोलिएगा बी सी प्लस सी ए बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा बी सी सी ए बी होना चाहिए, लेकिन विपरीत क्रम क्या हो जाएगा, बी ए, तो ये क्या होता है, बी ए। ऐसे ही बोलिएगा, अगर यहां से स्टार्ट करते हैं तो सी ए प्लस सी ए, तब उसके बाद क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू, देखिए सी ए बी तो है नहीं होना चाहिए, लेकिन चल जाएगा है नहीं, तो क्या हो जाएगा, सी बी। सदिश योग का त्रिभुज नियम समझ में आया। त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं का योग विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। कहानी यहां तक कौन दिक्कत। अब सुनिएगा, हमने बताया था किसी भी सदिश का, अगर मान लीजिए कि हमको ए बी की स्थिति सदिश निकालना है, अभी हमने ये स्थिति सदिश बता रहे थे, ठीक है ना। तो अगर सदिश ए बी की स्थिति सदिश निकाले, यानी पोजीशन वेक्टर निकालना हो, तो ध्यान से क्या करते हैं, अगला में से पिछला को क्या करते हैं, घटा देते हैं। बहुत समझिएगा, ए बी है ना, तो स्थिति सदिश लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ बी, और माइनस क्या हो जाएगा, ओ ए। यहां ध्यान दीजिएगा, स्थिति सदिश निकालने के लिए क्या करते हैं, अगला में ओ लगा करके पिछला को घटा देते हैं। अगर यहाँ पे निकालना है, मान लीजिए किसका, पी क्यू का निकालना है, तब पी क्यू का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, ओ क्यू, माने अगला में ओ लगा देंगे और माइनस क्या कर देंगे, पिछला घटा देंगे, ओ पी। ऐसे ही किसका भी निकालना है, क्यू आर का निकालना है, तो अगला में ओ लगा करके और पिछला को क्या कर देंगे, घटा देंगे। कहानी समझ में। हमने बोला कि किसी भी सदिश का अगर स्थिति सदिश निकालना है तो अगला में ओ लगाकर पिछला को घटा देंगे, इसे याद रखिएगा। अगला में ओ लगाकर पिछला को क्या करते हैं, घटा देते हैं। कहानी यहां तक कोई दिक्कत। अब सुनिएगा, एक लास्ट टॉपिक है, क्या होता है, समतलीय पूछ देता है, संरेख पूछ देता है। तो समतलीय और संरेख प्रूफ करने के लिए लोग बड़ा कठिन, बड़ा समस्या आती है, ठीक है ना। तो ध्यान समझिएगा, ये वही नोट्स लिखेंगे, ये पूरे वेक्टर चैप्टर में काम करेगा, ठीक है। तो नोट्स क्या है, ध्यान सुनिए, नोट्स, और यहीं पे हम बस सवाल को यहाँ पे छोड़ेंगे, थ्योरी को, ठीक है। उसके बाद अगले एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे, ठीक। नोट्स क्या होता है कि अगर समतलीय, ठीक है, संरेखीय, समतलीय संरेख, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, समतलीय या संरेख प्रूफ करने के लिए, लीजिए समतलीय या संरेख सिद्ध करने के लिए, ठीक है। सारणिक का मान, सारणिक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट का मान, ठीक है, किसके बराबर दिखाते हैं, 0 के। ये कहानी बस समझिएगा। कभी भी किसी भी सदिश को अगर बोलेगा कि संरेख प्रूफ करिए, समतलीय प्रूफ करिए, संरेखीय प्रूफ करिए, ठीक है, तो वहां पे क्या करेंगे, उसमें हम सारणिक निकालेंगे और सारणिक का मान किसके बराबर प्रूफ कर देंगे, 0 के बराबर, ठीक है। उसके बाद एक दो और टर्म होता है, ध्यान से समझिएगा। ये समतलीय, संरेखीय और सिद्ध करने के लिए तो हो गया, ठीक है। अगला क्या होता है, यहां तक कोनो दिक्कत।
आगे बढ़े, सुनिएगा सुनिएगा। तो वीडियो काफी लंबी हो चुकी, ठीक है। तो अगले चैप्टर में, अगले इसके इस नेक्स्ट पार्ट में हम क्या बताएंगे कि सबसे पहले लंबवत इकाई सदिश क्या होता है, आई जे की को जैसे प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद होता है दिक् अनुपात, दिक् कोजिया होता है, उसको हम बताएंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि क्वेश्चन उस पर भी आते हैं, तो यहाँ तक आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों में बताएं, क्योंकि हमारा भी मनोबल जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक आप वीडियो हमको बनाने में नहीं लगेगा, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जैसे कि वीडियो जाएगी तो धाई आपके पास पहुंच जाए, ठीक है ना। और अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, और इसी उत्साह उमंग के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।